नमस्कार। चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज हम 9 मई 2026 की उन ऐतिहासिक घटनाओं को डिकोड करेंगे जिन्होंने भारतीय राजनीति की दिशा ही बदल कर रख दी है। हम तथ्यों को एक तार्किक क्रम में रखकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि पश्चिम बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य आखिर किस तरह से पूरी तरह बदल गया है। ये महज एक सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि एक ऐसा बड़ा शिफ्ट है जिसकी चर्चा यकीनन आने वाले कई दशकों तक होगी। तो आइए बिना किसी देरी के इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। और इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है नंबर 9 से। अब आप सोच रहे होंगे कि यह 9 क्या है। दरअसल यह सिर्फ एक अंक नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है पश्चिम बंगाल के नवनियुक्त 9वें मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को। यह आंकड़ा इसलिए भी एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है क्योंकि राज्य के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां मुख्यमंत्री का पद हासिल किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक पल है। अब इस पूरे राजनीतिक घटनाक्रम को हम 5 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इस ऐतिहासिक बदलाव की, फिर देखेंगे टीएमसी से बीजेपी तक का सफर, उसके बाद नंदीग्राम 2021 का टर्निंग पॉइंट, फिर उनके एजुकेशन और एसेट्स का प्रोफाइल, और आखिर में जानेंगे एग्जाम्स के लिए कुछ बेहद जरूरी स्टैटिक फैक्ट्स। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस ऐतिहासिक बदलाव की और देखते हैं कि ग्राउंड पर आखिर हुआ क्या था। तारीख थी 9 मई 2026 और जगह थी कोलकाता का मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड। यहीं पर इस विशाल शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ था। राज्यपाल RN रवि ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। लेकिन देखिए, यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है वो है इस जीत का बैकग्राउंड। ये सत्ता उन्हें भवानीपुर सीट पर सीधे ममता बनर्जी को हराने के बाद मिली है, जो इस जीत को और भी ज्यादा प्रतीकात्मक बना देती है। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूती देने के लिए इस समारोह में 2 उप मुख्यमंत्रियों ने भी शपथ ली। अब इस बदलाव को गहराई से समझने के लिए हमें शुभेंदु अधिकारी के राजनीतिक सफर पर एक नजर डालनी होगी, यानी उनका टीएमसी से बीजेपी तक का रास्ता। अगर हम इस पूरे टाइमलाइन को देखें तो ये काफी हैरान करने वाला है। सोचिए, जो व्यक्ति 1998 में टीएमसी की नींव रखने वाले शुरुआती नेताओं में शामिल था, आज उसी ने उस पार्टी को सत्ता से बेदखल कर दिया है। इस सफर में 2007 का नंदीग्राम आंदोलन एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसका उन्होंने नेतृत्व किया था। 2016 आते आते वे ममता सरकार में शक्तिशाली परिवहन मंत्री बने, लेकिन फिर दिसंबर 2020 में एक बड़ा मोड़ आया जब उन्होंने अपनी निष्ठा बदलकर बीजेपी का दामन थाम लिया। 2021 में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाने के बाद अब 2026 में उनकी ये यात्रा मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच चुकी है। वैसे दिसंबर 2020 में उनका टीएमसी छोड़ना कोई आम राजनीतिक घटना नहीं थी। ये माहौल बेहद तनावपूर्ण था। उस वक्त टीएमसी नेतृत्व ने इस कदम को एक बड़े विश्वासघात के तौर पर देखा था और उनके लिए मीर जाफर जैसे ऐतिहासिक और तीखे शब्द का भी इस्तेमाल किया गया। ये शब्द साफ तौर पर उस दौर की राजनीतिक कड़वाहट और भयंकर मनमुटाव को दर्शाता है। खैर, इस पूरी कहानी में जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था 2021 का नंदीग्राम चुनाव, जिसने असल में 2026 की नींव रखी। अगर हम उस बहुचर्चित नंदीग्राम मुकाबले के एकदम सटीक आंकड़ों पर नजर डालें तो शुभेंदु अधिकारी को मिले थे 1,10,764 वोट, जबकि ममता बनर्जी को 1,08,808 वोट हासिल हुए थे। ये कांटे की टक्कर थी और इस जीत का जो प्रतीकात्मक वजन था उसने राज्य की राजनीतिक दिशा को पूरी तरह से तय कर दिया। और अगर आप उस जीत का अंतर देखें तो वो था ठीक 1,956 वोट। बस 1,956 वोट। देखिए, राजनीति में कई बार इतने छोटे आंकड़े ही इतिहास की धारा बदल देते हैं। इसी मार्जिन ने उन्हें विपक्ष का निर्विवाद नेता बनाया और अंततः 2026 के इस बड़े बदलाव का रास्ता साफ किया। चलिए अब चुनावी आंकड़ों से आगे बढ़ते हैं और एक नज़र उनके व्यक्तिगत प्रोफाइल पर डालते हैं, जिसमें उनकी शिक्षा, संपत्ति और जुड़े हुए विवाद शामिल हैं। ये जानना दिलचस्प है कि उन्होंने 2011 में रविंद्र भारती विश्वविद्यालय से इतिहास में मास्टर डिग्री हासिल की है। वो अविवाहित हैं और इसके पीछे उन्होंने जनसेवा के लिए समय निकालने का कारण बताया है। उनकी आय के मुख्य स्रोत विधायक का वेतन, पूर्व सांसद की पेंशन और उनका व्यवसाय है। साथ ही कुछ पुराने राजनीतिक विवाद भी हैं, जैसे 2016 का नारदा स्टिंग और सारदा चिटफंड मामले, जिन पर आज भी पब्लिक और लीगल स्क्रूटनी चल रही है। अब उनके फाइनेंशियल डेटा के बारे में एक बात जो बहुत ही असामान्य है वो ये है कि ज़्यादातर पब्लिक फिगर्स के विपरीत इनकी कुल संपत्ति में असल में कमी आई है।
2021 में इनकी घोषित संपत्ति करीब 90.06 लाख रुपए थी, जो 2026 में घटकर 85.87 लाख रुपए रह गई। मतलब 2 चुनावों के बीच नेटवर्थ में 4 लाख रुपए से ज्यादा की गिरावट है ना। दिलचस्प। और अगर हम इस हलफनामे की डिटेल में जाएं, तो ये एक बहुत ही सादे लाइफस्टाइल की ओर इशारा करता है। उन पर कोई कर्ज नहीं है, उनके पास अपनी कोई पर्सनल गाड़ी नहीं है और ना ही कोई सोना या आभूषण है। हाथ में नकदी सिर्फ 12,000 रुपए दिखाई गई है। उनका ज़्यादातर निवेश नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट और LIC जैसी पारंपरिक जगहों पर है। अचल संपत्ति के नाम पर नंदीग्राम में पैतृक घर, कुछ फ्लैट्स और कृषि भूमि है। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जो खासकर उन लोगों के लिए हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। इन कुछ बेसिक और बेहद जरूरी फैक्ट्स को बिल्कुल याद कर लीजिए। शपथ ग्रहण का स्थान था कलकत्ता का ब्रिगेड परेड ग्राउंड। शपथ दिलाने वाले राज्यपाल हैं RN रवि। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों में सुंदरबन, जल्दापाड़ा और गोरुमारा शामिल हैं। और बक्सा टाइगर रिजर्व यहाँ का एक महत्वपूर्ण रिजर्व है। आने वाले स्टेट एग्जाम्स के लिए पॉइंट्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो अब जबकि ये ऐतिहासिक सत्ता परिवर्तन पूरा हो चुका है, हम सबके सामने ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा है। आने वाले दशक में पश्चिम बंगाल का शासन और इसकी राजनीतिक गतिशीलता किस दिशा में जाएगी? एक बिल्कुल नई सरकार के साथ राज्य के विकास का रास्ता क्या होगा? इसी अहम सवाल के साथ हम आज का ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से आपको इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझने में मदद मिली होगी।